अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाक फौज में हालिया तकर्रियों और तबादलों को लेकर वफाकी वुज़रा की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि ISI चीफ की तैनाती के हवाले से नोटिफिकेशन का मामला 1-2 रोज में हल हो जाएगा। कल वजीर आजम की जेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास हुआ, जिसमें वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत और फौज में कोई गलत फहमी नहीं है। अस्करी क़यादत के साथ उनसे बेहतर ताल्लुकात किसी के नहीं है। ISI चीफ की तकर्रुरी में तकनीकी खामी थी, मगर अब अभाम दूर हो गया है। इजलास के बाद वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया कि ISI सरबराह की तैनाती के मामलात को तय कर लिया गया है। फैसला एतमाद की फिजा में होगा। कुछ लोग जो खेल खेलना चाहते थे वो नाकाम हो चुके हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद समेत दीगर हुकूमती अरकान ने भी दावा किया है कि फौज और हुकूमत एक पेज पर है। मामला बहुत जल्द हल हो जाएगा। एक तरफ तो मामला तय पाने के दावे किए जा रहे हैं, मगर दूसरी तरफ ऑपोजिशन इस बहरान का जिम्मेदार वजीर आजम को करार दे दिया। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने वजीर आजम पर इदारों को मुतनाज़ा बनाने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि मुल्क के मुनज़्ज़म इदारे को जो नुकसान इन चंद दिनों में वजीर आजम ने पहुंचाया है, पाकिस्तान के दुश्मन भी इस इदारे को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि वजीर आजम अहम तकर्रुरियां जादू टोने और जिन्नात से करते हैं। जिन्नात से तकर्रुरियां करेंगे तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। ऑपोजिशन रहनुमा हालिया बहरान का जिम्मेदार वजीर आजम को करार दे रहे हैं, जबकि हुकूमत का दावा है कि मामलात को कानूनी तौर पे हल कर लिया गया है। मामलात कानूनी तौर पे आगे बढ़ रहे हैं और ISI के चीफ का नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाएगा। मगर इस पूरे मामले की वजह से सवालात उठना शुरू हो गए हैं कि यह बहरान क्यों पेश आया, इसका जिम्मेदार कौन है और मुस्तकबिल इसके हुकूमत पर क्या असरात होंगे। इन मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान के वजीर दाखिला शेख रशीद। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास था और उस इजलास पे वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि सब अच्छा है, सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात बेहतरीन है। वजीर आजम को तो लगता है कि सब अच्छा है, क्या आपको भी यही लगता है कि सब अच्छा है? पहले तो सबसे पहले सारी कौम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इमरान खान साहब का बुज़दार साहब का शुक्रिया। आज मेरी ज़िंदगी में जो आवाम के साथ कमिटमेंट थी, आज मेरी तीसरी यूनिवर्सिटी भी और 60 तालीमी इदारे वो मुकम्मल हो गए हैं। वकारुनिसा यूनिवर्सिटी का चीफ मिनिस्टर ने इफ्तिताह कर दिया है। नाला लई का PND 25 दिसंबर को उसका वज़ीर आज़म इमरान खान इफ्तिताह करेंगे। रावलपिंडी रिंग रोड भी आज मंजूर हो गया और माँ बच्चा हॉस्पिटल आखिरी स्टेज पे है। सो मैंने जो अपने लोगों से वादा किया था, 60 तालीमी इदारे, 3 वेमेन यूनिवर्सिटियाँ, नाला लई, रिंग रोड, माँ बच्चा हॉस्पिटल, अल्लाह तेरा शुक्र है कि ज़िंदगी में मुकम्मल हो गए जो मैंने आवाम से वादा किया। अब मैं सियासी बात करना चाहता हूं। पिंडी वाले खुश होंगे आपसे, मेरा मतलब है रावलपिंडी की आवाम। यस टुडे, आज पिंडी का दिन है। जी, आज पिंडी का दिन है और हमारी बेटी, हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता क्योंकि हमारी बेटी तालीम याफ्ता है। हमने पाकिस्तान की फ़ीमेल एजुकेशन में 27वें नंबर पे नंबर 1 पे आए हैं और रावलपिंडी पहला शहर है जिसमें 3 वेमेन यूनिवर्सिटी हैं पाकिस्तान का, और सबसे पहली पाकिस्तान की वेमेन यूनिवर्सिटी फातिमा जनाबी मैंने बनाई। अब सियासत पे जी देखें, इमरान खान ने सारी पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया क्योंकि यहाँ आपको पता है इतना लोग जल्दी घबरा जाते हैं, और उन्होंने कहा सब मामला ठीक हैं तो ठीक है, मैं इससे इत्तफाक करता हूँ। देर सवेर हो सकती है लेकिन मामलात सारे सेटल हैं और ठीक हो जाएगा। आज जुम्मे, अगले जुम्मे तक ठीक हो जाएगा। 8 दिनों में सारे मामलात सेटल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आज जुम्मे, मैं अब एग्जैक्ट कहूँगा तो लोग अजीब कहेंगे, 7 दिन मैं कह सकता हूँ कि 7 दिनों के अंदर जुमे से अगले जुमे तक मामलात इंशाअल्लाह सारे तय पा जाएंगे। अच्छा, और बताएं आप। मतलब आप कह रहे हैं कि 7 दिन में मामलात जो है वो तय पा जाएंगे, यानी कि अभी तक मामलात तय हो चुके हैं, सेटल हैं, मामलात सेटल हैं और उसका तरीकाकार अनाउंसमेंट जो है 7 दिनों के अंदर अंदर हो जाएगी, जुमे से लेके जुमे तक। सही, तो अगर सेटल्ड है तो फिर इतना वक्त क्यों लग रहा है शेख साहब इस पे? मैं आपको जो मेरे पास इतलात हैं वो तो यही है कि एवरीथिंग इज सेटल्ड और उसका तरीका मसला जो है
7 दिनों में हो जाएगा सब कुछ। तो शेख साहब अभी भी अगर 7 दिन लगेंगे, आप कह रहे हैं मामला सेटल है, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन में प्रोसेस मुकम्मल मैं तो एहतियातन कह रहा हूं, जी मैं शहजाद इकबाल एहतियातन कह रहा हूं, कल भी हो सकते हैं, परसों भी हो सकते हैं, सोमवार को भी हो सकती हैं, फिर कल आप मेरा क्लिप दिखाएंगे कि जनाब इसलिए मैं 7 दिन का मार्जिन रख रहा हूं। आपसे बेहतर तो कोई पाकिस्तान की सियासी तारीख को नहीं जानता है। आप रिकॉर्ड टाइम पार्लियामेंट पे रहे हैं, आप रिकॉर्ड टाइम वजीर रहे हैं, और आपको पता है कि जब भी सियासत में, जब भी हुकूमत को, जब भी वजीर आजम को ये कहने की जरूरत पड़ जाए कि सब कुछ अच्छा है, तो इसका मतलब ये होता है कि सब अच्छा नहीं है। क्या आपको लगता है कि तारीख में जो माजी में हुआ है वही हो रहा है इस बार में? देखें, आपकी ख्वाहिश पे मैं खबर तो नहीं बना सकता कि सब अच्छा नहीं, सब अच्छा है। देखें दुनिया के हालात देखें किस तरफ जा रहे हैं। पड़ोस में अफ़गानिस्तान में देखें क्या आग लगी हुई है। हमारी बॉर्डर मैनेजमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में मैं देखता हूँ इतनी बड़े मामलात हैं, तो उसमें मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कल हो परसों हो मैं 7 दिन का मार्जिन देता हूँ कि 7 दिन में ठीक हो जाएंगे। शेख साहब वजीर आज़म जो आप चाहते हैं वो खबर 7 दिन के अंदर अंदर आ जाए। 7 दिन के अंदर वो खबर आ जाएगी आप कह रहे हैं, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि 2 से 3 दिन लगेंगे, क्योंकि जो मुशावरती प्रोसेस है वो भी मुकम्मल हो चुका है, नोटिफिकेशन शायद 2 से 3 दिन ही लगे। एक शहजाद 2 से 3 दिन, 1 दिन ही लगे, 2 दिन लगे, मैं 7 दिन मार्जिन लेता हूँ। मैं फिर लोग मेरे आप ही प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं मेरे खिलाफ करने के, उसने कहा था कि 1 दिन में हो जाएगा। मैं 7 दिन का मैं क्वेश्चन रख के, देखिए मैंने बहुत पहले कहा था ये 2-3 महीने सियासत के अहम होंगे। उस वक्त जब मैंने कहा था तो वो साल पहले कहा था, साल 1.5 साल पहले कहा था। ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, हर चीज़ ठीक हो। और शेख साहब जब आपने ये कहा था कि अगले 3-4 महीने बड़े अहम है, बड़े हसास हो सकते हैं, तो आई एम श्योर उस वक्त आपकी नॉलेज में भी नहीं होगा कि इस किस्म का भी कोई इशू आ सकता है। देखिए मेरी ज़िंदगी में ऐसे इशू लातादाद आए हैं, और अब क्या डिस्कस करना है। शमसुरमान कल्लू साहब का आया, और अगर मैं गिनूँ तो लातादाद आए हैं, और बिलाखिर सेटल हो जाते हैं, हो जाएगा सेटल। अगर ना हो रहा होता तो मैं आपको कह देता इमरान खान का के साथ आया हूँ, उसी के साथ घर जाऊँगा। लेकिन शेख साहब मेरी एक सोच है कि 7 दिन के अंदर सिविल और मिलिट्री के दरमियान एक एतमाद और भरोसे का रिश्ता था, और सिर्फ ये इंस्टीट्यूशन लेवल पर नहीं था, वजीर आज़म इमरान खान के पर्सनल लेवल पे भी बड़ा एक एतमाद और भरोसे का रिश्ता था। क्या वजह है कि इस हसास इशू पर एक सख्त पोजीशन ली वजीर आज़म इमरान खान ने, और एक इख्तलाफ पैदा हुआ? क्या वजह है जब इतना ट्रस्ट और इतना कॉन्फिडेंस था आपस में? देखिए मैं तो इंटरव्यू को इसीलिए अवॉइड कर रहा हूँ कि बाज़ बातें आप ऐसी पूछते हैं जिसका जवाब इमरान खान साहब दे सकते हैं, क्योंकि वो 1 to 1 उन्होंने कहा कि मेरी और बाजवा साहब की मीटिंग हुई और तफसीली बात सेटल हो गई, और छोटी मोटी टुक टक लगी रहती है, लेकिन अल्टीमेटली अगर हालात ठीक हो जाते हैं और मसले सारे सेटल हो जाते हैं तो सेटल हो गया। और जब आप कहते हैं कि मामला 7 दिन के अंदर, मैक्सिमम 7 दिन के अंदर सेटल हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उन्हीं साहब का नाम होगा बतौर DG ISI जिनका पहले आया था, या कोई मुख्तलिफ नाम हो सकता है? मैं इतना भोला नहीं हूँ शहजाद कि मैं आपकी ख़बर बनाने के लिए कह दूँ। मुझे पता है क्या होगा, लेकिन मैं शेयर नहीं कर सकता। ये इमरान खान, मेरा गैस है, मुझे पता है कि ये इमरान खान साहब का फ़ैसला वज़ीर आज़म का कि उन्होंने क्या ऐलान करना है। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि एवरीथिंग इज़ सेटल्ड, ये जुमला सेटल्ड भी मैं इमरान खान की ज़ुबान का बोल रहा हूँ। कल कोई ये ना कहे कि जनाब अली इसने क्रीज से बाहर निकल के खेला। जो इमरान खान ने कहा वही कह रहा हूँ, एवरीथिंग इज़ फाइन, सेटल्ड, ओके, द रिलेशंस आर एक्सीलेंट। और दोनों साइड ने अपनी दोनों साइड मुतमईन है, जो भी सेटलमेंट हुई है उससे कोई जीत और हार वाला मामला नहीं है। मैं दोनों साइडों से मुतमिन हूँ, और दोनों साइडों से मुतमिन होकर आपको ये कहता हूँ कि सब अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्लाह ठीक है। अच्छा, और शेख साहब क्योंकि हुकूमत इस चीज़ में यकीन रखती है कि हमें मामलात को अवाम के सामने भी पब्लिकली डील करना चाहिए, वजह इख्तलाफ क्या बनी है? क्योंकि कल पार्लियामानी मीटिंग में वज़ीर आज़म ने ये तो कहा अफगानिस्तान के मामलात हैं, एक कंटिन्यूटी रहती है, एक तसलसल रहता, वो ये चाहते थे, कल उन्होंने खुद मीटिंग में बताया है। यही वजह है इख्तलाफ है या कोई और भी है? जनरल फैज़ साहब का उन्होंने नाम नहीं लिया, ऐसे ही देखें। और मैं इसको भी बुरा समझ रहा हूँ कि इतने दिनों से मीडिया ने, और मैं इसको भी, ये मेरी 15वीं मिनिस्ट्री है, मैंने पहली दफ़ा देखा है कि कैबिनेट के ख़बरें जो हैं लोग बाहर आके बताते हैं, सिर्फ इसलिए आपसे अच्छे तल्लुकात रखने के लिए।
तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जो मौजूदा DGISI हैं उनका तसलसल ज़रूरी है अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि कल ये खबरें चली हैं, तमाम अखबारात में भी हैं और न्यूज़ TV पर भी। खबरों का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, आप मेरी बात करें शहजाद साहब प्लीज़। देखें, नहीं हुई ये बात, मैं आपको कह रहा हूँ, कोई बात नहीं हुई ऐसी। अफगानिस्तान की सूरत हाल डिस्कस हुई है और होनी चाहिए थी, और कौम को, पार्टी को एतमाद में लेना चाहिए था, वो उन्होंने लिया। ना किसी का नाम का जिक्र हुआ, ना कुछ हुआ। अब आप खबर बनाने के लिए जो मर्जी चाहें तो बना लें। अच्छा, लेकिन मैं आपकी उससे पहले जो PTI के चीफ व्हिप हैं आमिर डोगर, उन्होंने तो एक चैनल पर जाके नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम पे, समर TV पे, ये उन्होंने कहा है कि वजीर आजम ने कैबिनेट मीटिंग में ये कहा कि मैं चाहता था कि तसलसल रहे DGISI का अफगानिस्तान के मामले को सामने रखते हुए। सर जी, मैं अपनी बात का जवाब दे हूँ, मैं अपनी बात का पैरा दूंगा, मैं किसी का जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं अपनी बात का पैरा दे रहा हूँ, कोई बात ऐसी नहीं हुई। तो फिर शेख साहब, आपकी नॉलेज में क्या है, इख्तलाफ किस इशू पे था फिर? कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। किस चीज़ का इख्तलाफ होना जी, मेरा मतलब है। कल भी जब मीटिंग के बाद आपसे मीडिया ने गुफ्तगू की तो आपने कहा कि वजीर आजम पॉलिटिकल, सियासी पर्सपेक्टिव में सोच रहे थे। क्या एग्जैक्टली इस बात का मतलब था कि वजीर आजम किस एंगल से सोच रहे थे इस इशू पर? देखें शहजाद, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्यों मैं अवॉइड कर रहा हूँ इंटरव्यू देने से, क्योंकि आप सवाल चाहते हैं, आपकी मर्जी का जवाब आए। आपका सवाल करने का राइट है, जवाब देने का मेरा हक है। बिल्कुल ऐसा ही है, आप सवाल करें जो आपका जी चाहे, जी जी, लेकिन रिप्लाई करने का राइट मेरा है। सो वो एज प्राइम मिनिस्टर है, वो सोच रहे होंगे कुछ, उन्होंने ये शेयर नहीं किया। और जो आप ये कह रहे हैं कि फ़लाँ साहब मोहतरम का नाम लिया गया, फ़लाँ का लिया गया, बिल्कुल किसी का नाम नहीं लिया गया। इस पे आपने देखा है कि ऑपोजिशन का भी रिएक्शन आया है, और शहबाज शरीफ हो, मौलाना फजल रहमान साहब हो, वो कह रहे हैं कि फौज के वक़ार को इतना नुकसान नरेंद्र मोदी ने नहीं पहुंचाया है जितना वजीर आजम इमरान खान ने पहुंचाया है। डॉन लीग्स इमरान खान ने की थी ना, और धरना इमरान खान ने दिया था इस्लामाबाद में। सर जी, आप इमरान खान की खुशकिस्मती समझें कि उसको ऐसी नकारा, नकट्ठू, नाकाम, रिंग पिस्टन बैठे हुए, प्लगों में कचरा फंसा हुआ, जिस अपोजिशन का इंजन धुआं दे रहा हो, वो इमरान खान चौथा साल लग गया है जी। 5वां साल तो होता ही इलेक्शन का है। देखें, ये साल ही हमने अपनी कारकर्दगी बतानी है शहजाद। ये अपोजिशन इस काबिल होती, आज तक मुझे बताएं कि कोई जुलूस, कोई ऐसा जलसे करके। मैं इनसे अपील करता हूं कि हालात ख़राब हैं, अपनी जाने तो ये बुलेट प्रूफ गाड़ियों में रखते हैं और A क्लास बुलेट प्रूफ रखते हैं गाड़ी, क्योंकि इनकी जान बड़ी कीमती है। और गरीबों को रखा हुआ है गाड़ियों पर लमकने के लिए और जलसों में आने के लिए। और खुदा के बंदो, दुनिया किस तरफ जा रही है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के किस कदर खदशात है, आप को अकल को हाथ डालें। शेख साहब, इस वक्त ऑपोजिशन का ये कहना है कि जब वजीर आजम इमरान खान ऑपोजिशन में थे तो वो तनकीद करते थे कि नून लीग जो है वो पाक फौज को भी पंजाब पुलिस बनाना चाहती है, लेकिन अब वही तनकीद इमरान खान पे हो रही है कि वो जो है अपनी मर्जी के लोगों को लगाना चाहते हैं ताकि अपनी मर्जी के काम करवा सकें। ये अब ऑपोजिशन का बयानिया है, ये उनका मौक़िफ़ है इस इशू पर। फौज एक पाकिस्तान का अजीम मुहिब्बे वतन और दुनिया का ऐसा अदारा है कि दुनिया को समझ नहीं आई। 42 एजेंसियों को, दुनिया के 42 मुल्कों की एजेंसियों को पाकिस्तान की एजेंसियों ने काबुल में शिकस्त दी है। और फौज अपने सिस्टम के तहत चलती है, और फौज अपने तरीकाकार के तहत चलती है, और वो तरीक़ेकार के तहत ही चलेगी। वो अपने तरीकाकार से पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि उनका भी एक तरीकाकार है और सियासतदान डिफरेंट एंगल से सोचते हैं। आप इनकी बात कर रहे हैं कि एक घर में वो नाज़मुल उमूर आई, अमेरिकन नाज़मुल उमूर, चचा से अलहदा मिली और भतीजी से अलहदा मिली, हालांकि एम्बेसडर भी नहीं है। शेख साहब, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के अलावा मरीम नवाज ने भी बड़ी सख्त तनकीद की है वजीर आजम पर, और उन्होंने कहा है कि जितने फैसले हो रहे हैं, जो की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, वो जादू टोने की वजह से होती हैं, फाल निकाल के लिए फैसले किए जा रहे हैं, और इसलिए हर मामला जो है वो हुकूमत मिस हैंडल कर देती है, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन का मामला हो या यहाँ पे DGISI के अपॉइंटमेंट का मामला हो। देखें, जन्नात भी खुदा की मखलूक हैं फजल रहमान साहब। मरियम जो हैं मौलाना फजल रहमान, मरियम फजल रहमान ने भी कहा जन्नात भी खुदा की मखलूक हैं। सो वोट पड़ने हैं, वोट होने हैं। इमरान खान का ये
पूरा मुसम्मम इरादा है कि ईवीएम मशीन पे कराएं। ये कहते हैं पर्ची पे ठप्पा लगे। इसका बैठकर फैसला कर लें, ये ना हो कि सर मंडवाते ही ओले पड़ जाएं और इलेक्शन से पहले ही अभी से कहना शुरू हो रहे हैं ये रिगिंग हो रही है। पाकिस्तान में तो कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है जिस पे ये इल्ज़ाम ना लगा हो कि रिगिंग नहीं हुई। हाँ, लेकिन शेख साहब जरा इस बयान की वजाहत कर दें, क्योंकि जब मैं सवाल कर रहा हूं आप कह रहे हैं कि जिन्नात भी खुदा की मखलूक है, तो वो तो इसको इंडोर्समेंट ले लेंगे कि हमने जो बात की उसकी इंडोर्समेंट कर दी है शेख रशीद साहब ने। और सर ऐसे ही ये दिल खुश कर रहे हैं बातें कर करके। मैंने भी दिल पेशौरी करते हुए ये बात कही है। अल्लाह की मखलूक है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जिन्नात हैं या नहीं है। मेरी सोच, मैं किसी मसले में नहीं पड़ता, क्योंकि अब मेरे शहर में आप देखें ना कि लोग तावीज़ शवीज़ लेते हैं दरगाहों से, पीरों से, लेकिन ये कहना कि जनाब अली के कोई जादू टूना कर रहा है, तो ये इससे क्या, ऐसे ही आप बेवज़न की बात है। कोई वज़न नहीं है इसमें, कोई वज़न नहीं है। ऐसे खाम खा किसी की फैमिली पर बात करना जो है, फिर कल इनकी फैमिली पे जब बात होती है, खुदा ना करे हो, अल्लाह ना करे, हर एक की अल्लाह ताला शर्म पर्दा रखे, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, सियासी बातें करें। अच्छा, लेकिन शेख साहब इस हुकूमत के हवाले से बड़ा क्रिटिसिज्म ये हो रहा है, बड़ी तनकीद ये हो रही है कि जो की अपॉइंटमेंट्स है उसमें या तो मिसमैनेज किया जाता है या कभी मुशावरत नहीं की जाती। मिसाल के तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया, आप खुद उनकी तारीफ करते रहे, हुकूमत ने लगाया, अब हुकूमत चाहती है कि उनको जो है इस्तीफा दे दें। वो नैब चेयरमैन आपने बगैर मुशावरत के उनको कानून में तब्दील करके एक्सटेंशन दे दी कि जब तक नया चेयरमैन नहीं आता वो अपना काम करते रहेंगे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के मामले पे सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती रही कि गलत समरी, गलत नोटिफिकेशन जारी करते रहे। अब ये DGISI के अपॉइंटमेंट का मामला, इसको भी कहा जा रहा है कि मिस हैंडल किया, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है, तासुर बड़ा नेगेटिव गया है। तो ये हुकूमत में तनकीद क्या जायज है कि नाअहली की वजह से ये सब चीजें हो रही हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट्स होती हैं और उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आज हम लेजिस्लेशन पास करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाबंद है, उसको पाबंद हो। अगर लेजिस्लेशन कल हम EVM मशीन की कर देते हैं, पहली लेजिस्लेशन है, अपोजिशन जाना चाहती है सुप्रीम कोर्ट में जाए, सो अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं उस पर हमेशा ही बातें होती है और बातें करना उनका हक है, करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं कि मामला सेटल हो चुका है और जो है सामने आ जाएगा, जो लेटर है, नोटिफिकेशन, वो भी सामने आ जाएगा। मैक्सिमम 7 दिन लगेंगे, इससे कम भी हो सकता है। शेख रशीद साहब का ये कहना था। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक, इस पर मज़ीद बात करेंगे। स्टे पर। वेलकम बैक नाज़रीन। कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी की पार्लिमानी मीटिंग में, इजलास में अपने मेंबर्स को ये बताया है कि फौज और उनके ताल्लुकात बेहतरीन है, उनसे बेहतर ताल्लुकात किसी के नहीं है, और जो कुछ टेक्निकल इशू था DGISI के अपॉइंटमेंट के हवाले से वो मामला हल हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ ऑपोजिशन हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगा रही है कि ये सारा मामला उन्होंने मिसमैनेज किया, हुकूमत की मिसमैनेजमेंट का नतीजा है, जिसकी वजह से फौज के वक़ार को नुकसान पहुंचा है। शेख रशीद साहब हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कि मैक्सिमम मामला जो है 1 हफ्ते में सॉर्ट आउट हो जाएगा, सेटल हो चुका है इशू, लेकिन 1 हफ्ते में तमाम जो इसकी तफसीलात है वो मुकम्मल हो जाएंगी। इस पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद मालिक साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हैं, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलीम साफ़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। सलीम साफ़ी साहब, अभी शेख रशीद साहब कह रहे थे कि मैक्सिमम 7 दिन लग सकते हैं, हो सकता है कि खबर 1-2 दिन में भी आ जाए, लेकिन वो कह रहे हैं कि मामला सेटल हो चुका है। आपके पास क्या इतलात है? मामला सेटल अगर हो चुका है तो क्यों मैक्सिमम 1 हफ्ता लग सकता है नोटिफिकेशन जारी होने में? जी देखिए, यानी ये जिन लोगों ने बीच में आना जाना किया है या फिर ख़ुद जो बराह रास्त मुलाकातें हुई हैं, उसमें उसूली तौर पर तो मामला तय पा गया है। ख़ुद इमरान खान साहब ने अपनी कैबिनेट को भी ये बताया है, पार्लिमानी कमेटी को भी ये बताया है, लेकिन ये कि ये 7 दिन लगेंगे और 8 दिन लगेंगे और हफ्ता लगेगा और ये लगेगा वो लगेगा, इसकी लॉजिक ना वो अपने कैबिनेट मेंबर्स को समझा सके हैं, ना फिर पार्लिमानी पार्टी को समझा सके हैं, ना उनके वज़ीर हमें बता सकते हैं कि उसकी मंतिक और लॉजिक क्या है। क्योंकि एक तो एक घंटा, यानी सिर्फ दिन नहीं, इस हवाले से जब ताख़ीर होती है तो वो इस मुल्क के लिए और इसके सलामती के इदारों के लिए भारी साबित हो रहा है।
और जब तक इसको हतमी शक्ल नहीं दी जाती तो वो ये बहस ख़त्म नहीं हो सकती। और ये बहस किसी भी सूरत न तो इदारे के लिए और न चंद शख्सियात के लिए ये मुफीद है। अब पता नहीं कि या तो कुछ और मामलात होंगे सिर्फ इमरान खान साहब जानते हैं, या फिर शायद वो इंटेंशनली ये कर रहे हैं ताकि पंडोरा लीक से और जो एहतसाब उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को और अपनी टीम को उनसे मुबर्रा कर दिया है, ये जो ऑयल प्राइसेस रोज़ाना हर महीने ये बढ़ा रहे हैं, इन चीज़ों से शायद तवज्जो हटाने के लिए वो ये कर रहे हैं। हम तो कम से कम इस लॉजिक को समझने से कासिर हैं, या शायद वो किसी और दुनिया में रहते हैं, कोई वहाँ से उनको हिदायत आई होगी। सही। अब हुकूमत का ये कहना है कि मामला सेटल हो चुका है, तो सलीम साहब थोड़ा आगे की बात करते हैं। अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख देखें पिछले 15-20 सालों में, हुकूमत जब होती है अपने तीसरे चौथे साल में ये दावा कर रही होती है कि हम इतने मजबूत हैं, और ऐसा लग भी रहा होता है कि वो अगले इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन कोई ना कोई पॉलिटिकल इवेंट ऐसा होता है जिसकी वजह से पूरे सियासी डायनामिक्स बदल जाते हैं। परवेज मुशर्रफ के हवाले से परवेज लाई कहते थे कि 10 मरतबा इनको वर्दी में हम इलेक्ट करवाएंगे, लेकिन फिर चौधरी इफ्तिखार का मामला हुआ और आपने देखा कि परवेज मुशर्रफ की हुकूमत दोबारा नहीं आ सकी। इसी तरह 2018 के इलेक्शन से पहले जब पनामा आया तो नून लीग का ये दावा था कि मईशत जिस सिमत में जा रही है, हम बड़े मजबूत हैं, कोई ऑल्टरनेट नहीं है, लेकिन पनामा आया और सारी जो सियासी बिसात है वो तब्दील हो गई और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई। तो ये जो इवेंट है ये वन ऑफ इवेंट है, मामला सेटल हो जाएंगे, जो भरोसा और एतमाद पहले था सिविल और मिलिट्री में वो दोबारा कायम हो जाएगा, ये आपको लगता है कि ये उस किस्म का इवेंट है जिसने जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स को तब्दील कर देगा? देखिए, एक तो आने वाला वक्त बताएगा कि ऊंट किसका रोड बैठता है, और दूसरा खुद इमरान खान साहब इस जोम के भी शिकार हैं कि जी मेरा कोई मुतबादिल नहीं है। तीसरा, उनको ये भी इत्मीनान है कि मेरी खातिर इतनी ज़्यादा दुश्मनियाँ ली गई हैं कि शायद कोई और ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन वक्त आने पे ऑप्शन निकल आते हैं। अब देखें, ये जो एक तो ये है कि ये इमरान खान साहब इसी हुकूमत में वो ये नहीं कह चुके हैं कि जी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि DGI कौन है और आर्मी चीफ कौन है, और फिर अभी उन्होंने इतना उसको ज़िंदगी और मौत का मसला बना दिया है। दूसरी तरफ ये है कि मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आपको ये कह रहा हूँ कि जो कुछ हुआ था उसका पहले से इमरान खान साहब को भी इल्म था। फिर देखें कि माजी में जो कुछ हुआ, एक तो मालिक साहब बेहतर बता सकते हैं कि इस तरह उसके स्ट्रिक्ट कानूनी रूल्स भी उनके लिए नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर का मैंडेट है। लेकिन मैं आपको इनकी हुकूमत का बताऊं कि अगर वाकई मसला ये है तो इमरान खान साहब की हुकूमत में पहले जनरल आसिम साहब DGI बनाए गए। हमें बताएं कि क्या उसमें ये प्रोसेस हुआ था कि 3 नाम आ जाएं और उसमें ये हो जाए वो हो जाए, और यही हुआ? हमने तो उसमें कोई मुशावरत नहीं देखी थी। वहाँ उसी तरह ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज आ गया और वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से नोटिफिकेशन हो गया। नहीं तो हमें बताया जाए कि उस वक्त कौन से 3 नाम उनके सामने पेश किए गए थे। ये तो मामला हमारे सामने आप लेकर आए सलीम साहब, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो जो ट्रस्ट था वो दोबारा कायम हो सकता है, या माजी की तरह जैसे मैंने आपको 2 मिसालें भी दी, आपको लगता है कि ये कोई गेम चेंजर साबित हो जाएगा, पॉलिटिकल डायनेमिक्स जो है वो तब्दील हो जाएंगे इससे? देखिए, माजी में भी इमरान खान साहब ने 2-3 मरतबा इस तरह किया है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। मसलन जब मियां नवाज शरीफ बाहर चले गए तो उस वक्त भी उन्होंने इस तरह की ये बातें की थी कि जी खालिद बिन वलीद की, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की मिसालें दे के और ये बात कह के कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उस वक्त तो ज़ाहिर है कि वो पॉलिटिकल मामलात थे, तो इमरान खान साहब को रास्ता दे दिया गया और उनकी बात मानी गई। मेरे ख्याल में अब के बार भी वो इस गलतफहमी के शिकार थे कि वो एक बार फिर अस्करी लीडरशिप को ब्लैकमेल करने के, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो पॉलिटिकल मामलात थे और ये पूरे इंस्टीट्यूशन के वकार का मसला है। दूसरा ये कि इसमें उनके पास कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है, और तीसरा ये है कि आप अगर उस चीज़ को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करते हैं तो वो पूरा चेन जितने मिलिट्री ऑफिसर्स का के तकरीरों और तबादलों का हुआ है तो वो मुतासर होता है, और मेरे ख्याल में उससे पीछे हटना इंस्टीट्यूशन के लिए वो मुश्किल है।
सही। मालिक साहब, आपकी क्या रीडिंग है? वजीर आजम इमरान खान तो कल पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में बड़े कॉन्फिडेंट थे कि मेरे बेहतरीन ताल्लुकात हैं, मुझसे बेहतर किसी के ताल्लुकात नहीं है मिलिट्री से। क्या आपको लगता है कि ये इस इवेंट के बाद भी ऐसा ही रहेगा या कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डायनेमिक्स चेंज होंगे? क्योंकि आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ ऑपोजिशन भी अब बढ़ चढ़ के आ रही है, ये इल्जाम लगा रही है कि जितना वकार को नुकसान, फौज के वकार को नुकसान इस हुकूमत ने पहुंचाया, इतना तो नरेंद्र मोदी ने भी नहीं पहुंचाया है। शहजाद, वो अंग्रेजी में कहते हैं चेन इज ओनली स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। ये जो एतमाद होता है ना, या एब्सोल्यूट एतमाद होता है, नहीं होता, पार्शियल नहीं होता। तो मेरे ख्याल में शीशे में बाल तो आ गया है। जो एक न्यू नॉर्मल तो सेट होगा, थिंग्स विल नेवर गो बैक, दे कांट गो बैक टू द ओल्ड नॉर्मल। मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं, बड़ी सेंसिटिव बात है, मैं अपने वर्ड्स कोशिश करूंगा बड़ा केयरफुली इनको मैं चूज करूं। आमिर डोगर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, जो पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट इनडायरेक्टली निकला था। इससे पहले काफ़ी मार्केट में बात चलती रही कि जब जनरल साहब को, बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिली तो कहा गया कि 2 इश्यूज थे बड़े सीरियस, जिसकी वजह से उनको एक्सटेंशन दी गई थी। एक अफगानिस्तान का इशू और एक कश्मीर का इशू, और उनकी कॉन्टीन्यूटी बड़ी जरूरी थी, वॉर ऑन टेरर और सारा। वो दोनों इश्यूज अपनी जगह पे आज भी कायम है, बल्कि बड़े ही और ख़तरनाक एक फेज़ में जा चुके हैं। मुझे अब एक बताइए, क्या आपको लॉजिक कहती है, अगर मैं आमिर डोगर साहब की बात पे जाऊं, कि एक आर्मी चीफ और एक प्राइम मिनिस्टर जो अदरवाइज बहुत अच्छी टर्म्स पे हैं, एब्सोल्यूट ट्रस्ट है, ऑपोजिशन कहती है इन्होंने इलेक्शन जिताए, इन्होंने सब कुछ किया और इनके सहारे खड़े में, वो अगर चाहते कि आईजी जो वो 6 माह और रहते, तो क्यों ऑफेंड करेंगे एक आर्मी चीफ? क्यों जिद करेंगे कि नहीं नहीं मैं अभी हटाऊंगा, मैं अभी कुछ करूंगा? तो ऑब्वियसली देयर आर सम मोर थिंग्स, देयर इज मोर टू इट देन मीट्स द आई। ये इतना सिंपल चीज नहीं है कि जैसे उन्होंने कोई एक बात क्यों कहने, नहीं मैं आपको अकोमोडेट नहीं कर सकता। जितने इंटरेस्ट इंटरट्वाइंड हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के फौज के साथ, उतना ही फौज की क़यादत के भी इंटरेस्ट इंटरट्वाइंड हैं आर्मी पॉलिटिकल क़यादत के साथ। तो हम बड़े आराम से ठंडे दिल से सोचना होगा कि अगर आप आर्मी चीफ हों, क्या आप इस बात पे डिफेंड करेंगे पीएम को? मे बी देयर आर अदर थिंग्स, अदर फैक्टर्स जिन्होंने मैंडेट किया हो कि और चेंजेस होंगी और चेंजेस को डिले नहीं किया जा सकता। ये वक्त आने में पता चलेगा। ये बड़ी ही लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इम्प्लीकेशंस आपको लगता है कि इसकी हो सकती हैं सियासत में? देखिए, जब एब्सोल्यूट ट्रस्ट से ट्रस्ट पे आप आ जाएं, तो उसकी बिल्कुल हमारे जैसा वॉलेटाइल पॉलिटिकल कल्चर जहां पे है, जहां इतनी पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस हैं, जहां पे इतनी पोलराइजेशन हुई हुई है, एवरी डिग्री ऑफ चेंज मैटर्स। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मालिक साहब और सलीम साफी साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रोग्राम में शामिल थे। इसके बाद बात करेंगे बिजली की कीमतों में दोबारा इजाफा किया गया है, इसकी वजूहात भी आज वफाकी वजीर हमाद अजहर ने बताई। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के वजीर खजाना शौकत तरीन इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद है, जहां पर वो IMF से पॉलिसी लेवल के मुज़ाकरात कर रहे हैं। याद रहे कि पिछले चंद माह से जो IMF का प्लान है वो सस्पेंडेड है, और उसकी वजह यह है कि IMF ने पाकिस्तान के सामने 2 शराइत रखी थी। एक ये कि जो सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन है उनको खत्म करके जो सेल्स टैक्स, जो रेवेन्यू का टारगेट है वो बढ़ाया जाए, और दूसरी ये कि सेकुलर डेट के खात्मे के लिए जो बिजली की कीमत है उसमें इजाफा किया जाए। तो आज वफाकी वजीर हमाद अजहर ने इस बात का ऐलान किया है कि ₹1.39 से बिजली की कीमत को बढ़ाया जाएगा, ताकि बिजली की पैदावारी कीमत और जो सार्फिन से पैसे लिए जाते हैं उसमें 1.5 से 2 रुपए का फर्क है, जिसकी वजह से हमें बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। उन्होंने जिम्मेदारी जो है माजी की हुकूमत पर डाली है, जिन्होंने हमाद अजहर के मुताबिक उन्होंने महंगे बिजली के मंसूबे लगाए थे, इसलिए कैपेसिटी पेमेंट बढ़ती जा रही है हर साल, और अब जो बिजली की पैदावारी कीमत है उसमें इजाफे की वजह से आवाम से मजीद पैसे लेना पड़ेंगे, और इसलिए बिजली की कीमत में ₹1.39 का इजाफा किया गया। बिजली जिस कीमत पे हुकूमत खरीद रही है और जिस कीमत पे हुकूमत बिजली बेच रही है उसमें एक फ़र्क आ रहा है तकरीबन 1.5-2 रुपए का, और यही बुनियादी वजह है गर्दिशी कर्जों की। जो लॉसेज हैं और रिकवरीज हैं, इस पर अक्सर बात होती है, वो 10 से 15% है सिर्फ सर्कुलर डेट के फ्लो में। बाकी 80% से ज़्यादा जो है वो ये कैपेसिटी पेमेंट्स हैं। इसलिए हमें मजबूरन माजी के किए हुए महंगे सौदों की वजह से ये जो बिजली घरों को हज़ारों अरब का किराया देना पड़ रहा है सालाना, इसकी वजह से हमें बिजली का टैरिफ बढ़ाना पड़ता है। हम इस टैरिफ के अंदर हमने जो नेपरा को प्रपोज किया है वो ₹1.39 का रेट है
जो हम बढ़ाने का प्रपोज कर रहे हैं। ये जो रेजिडेंशियल कस्टमर्स हैं, लाइफलाइन कंज्यूमर्स 200 से यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले या 100 से 50, उन पे ये लागू नहीं होएगा। हमाद अजहर बता रहे थे कि सर्कुलर डेट की बड़ी वजह कैपेसिटी पेमेंट है। लाइन लॉसेस से और रिकवरी से 10-15% का फर्क पड़ता है सर्कुलर डेट पे, लेकिन 80% इंपैक्ट जो है वो कैपेसिटी पेमेंट का है। लेकिन याद रहे कि बजट के बाद मुसलसल शौकत तरीन साहब ये कहते रहे कि हम IMF की ये शर्त नहीं मान सकते, इससे गरीब अवाम पे बोझ पड़ेगा। जब उनसे पूछा गया कि सर्कुलर डेट का मसला फिर आप कैसे हल करेंगे, उन्होंने कहा कैपेसिटी पेमेंट एक बड़ा इशू जरूर है, लेकिन हम टैरिफ बढ़ाए बगैर इस इशू को हल करेंगे। हमारे पास ऑल्टरनेट स्ट्रेटजीज मौजूद है। कैपेसिटी पेमेंट जो है वो 2023 के बीच में कोई तकरीबन 1500 अरब की हो जाएंगी सालाना। तो हमने इसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि जाहिर है हमने इसको हम टैरिफ भी नहीं बढ़ाएंगे, तो हमने इनोवेशन करनी है। टैरिफ जो हैं वो इस वक्त हम इंक्रीज नहीं करेंगे, लोगों पे बोझ नहीं डालेंगे, और हम उसके ऑल्टरनेट हमने प्लान जो है तैयार कर लिए हैं। शौकत तरीन कह रहे थे कि 1500 अरब रुपए का कैपेसिटी पेमेंट है जिसकी वजह से सर्कुलर डेट बनता है, लेकिन हम टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे, ऑल्टरनेट स्ट्रेटजीज के जरिए हम सर्कुलर डेट पे काबू पाएंगे। लेकिन हमाद अजहर आज कह रहे थे कि लाइन लॉसेज और रिकवरीज के जरिए ज्यादा इंपैक्ट नहीं आ सकता, हम कोशिश करें, लेकिन उसका इंपैक्ट सर्कुलर डेट पे 10 से 15% का है। अहम बात यह कि IMF ने यह भी कहा है कि जो सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन है उसको खत्म किया जाए, यानी कि जिन आइटम्स पे सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन खत्म की जाएगी उस पे GST की मद में 334 अरब रुपए मजीद FBR के खजाने में आ सकते हैं, यानी कि ये पैसा भी आवाम के जेब से निकलेगा। महंगाई बढ़ेगी दोनों रीजंस की वजह से। अगर सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन खत्म की जाती है, बिजली की कीमत में इजाफा होता है, और महंगाई इस हुकूमत के लिए ऑलरेडी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कल जो SPI के नंबर सामने आए थे उसके मुताबिक 12.66% की महंगाई थी, और सितंबर के महीने में जो CPI नंबर थे वो 9% के थे, जबकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि पिछले साल हायर बेस इफेक्ट की वजह से इस साल जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं उसमें हम कमी देखेंगे। लेकिन एक ग्लोबल इंपैक्ट भी है इन्फ्लेशन का, जो कि अब नंबर्स पे नजर आ रहा है। इसके अलावा मुमकिन तौर पे कल से तेल की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। जो खबरें हैं उसके मुताबिक ओगरा ने 5 से 9 रुपए तक पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे की तजवीज़ दी। अब देखना यह कि हुकूमत इस पर क्या फैसला करती है, क्योंकि ये भी एक ऐसा फैसला होगा जिससे महंगाई में इजाफा होगा। मुज़म्मिल असलम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान फाइनेंस मिनिस्ट्री के। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। हर तरह से अगर देखा जाए तो महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, और जो फैसला किया गया है आज ₹1.39 बिजली की कीमत में इजाफे का, उससे यकीनन महंगाई में मजीद इजाफा होगा। नहीं, शुक्रिया शहजाद, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि महंगाई में इजाफा है, और ये महंगाई में इजाफा अब जो जितनी आपने बातें बताई उसमें आपने खुद भी थैंक यू ये बात बोली कि ये जो है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, और ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जो है ये सिर्फ अब पाकिस्तान तक महदूद नहीं रही, ये पूरी आलमी जिसे कहते हैं सतह पर जो है फैल चुकी भी है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये देखें कि चाहे बिजली हो, चाहे गैस हो, चाहे पेट्रोल हो, ये तमाम की तमाम चीज़ें इस वक्त बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं। उसका या तो रॉ मटेरियल पाकिस्तान जो है इस वक्त दुनिया के मुकाबले में जो है कीमतें वैसे नहीं बढ़ा पा रहा जो हमें बढ़ानी बहुत ज़रूरी थी, नागुज़ीर थी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे मुल्क में गैस की कीमत आखिरी दफ़ा 2019 में बढ़ी थी, और अब आप देख लें कि गैस की कीमतों का हाल क्या हो गया है, जो है बाहर 500% तक बढ़ चुकी हैं गैस की कीमतें। बिजली की कीमत जो है 1.39 रुपये जो है पर यूनिट जो बढ़ रही है इस वक्त, अगर फ़र्ज़ करें कि अगर ये ना बढ़ाते तो ये जो गर्दिशी कर्जे की स्पीड है जिस पे हुकूमत कोशिश करिए नीचे लाने के लिए, वो और बढ़ जाती। लेकिन मैं आपको एक साथ साथ बात बता दूं, जो आपने कहा GST जो है, GST की एग्जम्पशन ख़त्म करने से आवाम की जेब में जाएगा। मेरा अपना ख्याल ये कि इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी कर दूं कि बहुत सारी ऐसी मशीनरी थी जो माजी में आ रही थी, जैसे पावर मशीनरी आ रही थी, बहुत सारी जो है कारखानों में जो है जैसे ऑटो पॉलिसी में थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में मशीनरी और इस तरह के उनके रॉ मटेरियल में जो है एग्जेम्पशन दी गई थी। तो उससे जो है महंगाई जो नहीं, उससे कोई महंगाई का ताल्लुक नहीं है, वो मशीनरीज वगैरह आ चुकी हैं। और दूसरी तरफ अगर किसी चीज़ पे एग्जेम्पशन ख़त्म की जाएगी तो इम्पोर्टेड हाई एंड प्रोडक्ट्स, जैसे कि हो सकता है कि स्मार्टफोन जो जैसे 3-3 लाख रुपए के आ रहे हैं, इस तरह की चीजें हों, या जो खाने पीने की जो महंगे जो यहाँ पे जो 100 रुपए किलो की मिलती है बाहर से, बट उसका जो इम्पैक्ट है, अगर वो आप कह रहे हैं कि मशीनरी आ चुकी है, चले उस पर नहीं आएगा इम्पैक्ट, लेकिन जो दूसरी चीजों पर जो लोग उसको कंज्यूम करेंगे 330 अरब रुपए का तखमीना लगाया जा रहा है कि उसके मद में कलेक्ट होंगे, यानी कि वो पैसा आवाम ही देंगे। अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो इंपॉर्टेंट जो नेसेसिटीज है उन पे नहीं है,
महंगी अशियाओं पे लगाया जाएगा? जी जी, सेंसिटिव चीजों पे नहीं है। जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी कि अगर 2.5 लाख का फोन है, अगर उस पर 40,000 ड्यूटी थी, हो सकता है कि अब 70,000। मुज़म्मिल साहब, मैं इस ग्लोबल इंपैक्ट पे आता हूं, लेकिन पहले ये बताइए ना, शौकत तरीन साहब तो बजट के बाद बड़े कॉन्फिडेंट थे कि कैपेसिटी पेमेंट इशू है, लेकिन हम इसको हल कर लेंगे, ऑल्टरनेट मौजूद है हमारे पास। लेकिन अब क्या वजह हुई कि ₹1.39 इजाफा कर दिया? IMF की तो ये डिमांड थी पहले से कि आप कीमत बढ़ाएं। देखें, डिमांड थी, उन्होंने रोकी और अपनी एक किस्त को जाया किया। अब जून में जब वो ये बात कर रहे थे, तो उस वक्त, बल्कि जून से पहले से ये बात कर रहे थे, उस वक्त तेल की कीमत थी $60, LNG था $10 में। अब इन हालात को देखते हुए कैसे रोक सकते हैं? अब आप खुद बताएं ना, हालात ही चेंज है। और ये तो शुक्र अदा करें कि अगर ये ₹1.40 कर रहे हैं, अगर IMF मार्च में कह रहा था ₹1.40, आज के हालात के हिसाब से तो ये 3-3.5 रुपए बनती है। इंडिया ने सिर्फ 30 सितंबर को 62% अपनी जो है CNG की प्राइसेस बढ़ाई। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही हमाद अज़ीज़ साहब ने ट्वीट किया था कि पिछले 2 माह में जो सर्कुलर डेट है, हमने उसको 13 अरब रुपए तक महदूद कर दिया है, यानी कि उसमें बेतहाशा कमी आई है। तो फिर क्या वजह है कि 13 अरब रुपए में अगर सर्कुलर डेट है 2 महीने का, तो फिर अब कीमत क्यों बढ़ाई जा रही है? शहजाद, 2,500 अरब जो 2,300 अरब है वो वापस भी अदा भी तो करना है ना, उसका क्या करेंगे? और अभी जो ब्लीडिंग जो पिछले 1 महीने से 15, आपको मैं एक बात बताऊं, अभी आपने पेट्रोल की प्राइस का जिक्र किया, पिछले 15 दिनों में आलमी मार्केट में 13.5% तेल की कीमत बढ़ गई है। तो ये डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है। और हम तो बहुत गरीब मुल्क हैं, हमारी हुकूमत के पास इतना पैसा नहीं है। जो अरबोपति यानी कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जिनके रिजर्व्स हैं वो परेशान हो गए। इंडिया में लोड शेडिंग शुरू हो गई, चाइना में लोड शेडिंग शुरू हो गई। ये तो मैं समझता हूँ एक मौजूदा ग्लोबल फिनोमेना बिल्कुल मौजूद है मुज़म्मिल साहब, लेकिन मसला ये है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जो पहले 2 साल थे, पहले 3 साल थे, इनफैक्ट उसमें भी अफराते ज़र बहुत ज्यादा था, और उस वक्त तो नहीं देख रहे थे ग्लोबल इंपैक्ट दुनिया भर में। इवन कोरोना के वक्त हमारी इन्फ्लेशन जो है दूसरे ममालिक से ज्यादा थी। अभी 2021 में 9% पर रही, तो इस साल तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बेस इफेक्ट हाई होने की वजह से नंबर्स नीचे जाएंगे, लेकिन अब एक ग्लोबल इंपैक्ट है, उसके असरात है, जो भी रीजंस हो, एक आम आदमी के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना। ये देखिए, आम आदमी के लिए इस वक्त जो हम बैलेंसिंग एक्ट कर रही है हुकूमत, आपको अभी अंदाजा होगा कि आज के दिन जैसे SPI का आपने जिक्र किया, ₹6.28 पर केजी चीनी की कीमत इस हफ्ते सिर्फ कम हुई है। टमाटर प्याज की कीमतें नीचे जा रही हैं। गंदम जो है वो हुकूमत ने रिलीज करके 70-72 रुपए किलो आटा मिल रहा था, जो 55 रुपए किलो पे आ गया है। सब्जियों की कीमत नीचे आ रही है। तो हुकूमत एक तरीके से आप ये देख लें, जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है उसको ऑफसेट कर रही है फूड से, क्योंकि फूड पे काफी हद तक काबू पा लिया है। हमारी वेजिटेबल्स की फसल अच्छी आ रही है। चीनी की कह रहे हैं कि इतनी अच्छी फसल है कि अगले 1.5 साल तक जो है हमारे मुल्क की अपनी चीनी होगी। और SPI बास्केट में भी जो लोकल कमोडिटीज ही हैं सारी, और पिछले हफ्ते के मुकाबले में 0.2% महंगाई बढ़ी है, क्योंकि 51 आइटम्स की कीमत में इजाफा हुआ है, पिछले साल के मुकाबले में 12.66%। तो ये सिर्फ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन तो नहीं है, जो लोकल सतह पे भी आइटम्स है वो भी महंगी हो रही है ना? नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस वगैरह है। लेकिन आप ये देखें ना कि वीक ऑन वीक 0.02% बढ़ी है। कहाँ ये वीक ऑन वीक 1-1.5% बढ़ती थी? उसकी वजह यही है ना कि फूड प्राइसेस नीचे आना शुरू हो गई हैं। अब मैं समझता हूँ कि जो बेटर, जिसे कहते हैं कि बेहतर तरीका है देखने का, वो है वीक ओवर वीक। वीक ओवर वीक अगर पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ रही हैं और फूड अगर नीचे आ रहा है, तो लोगों की जेब पे जो है इंशाल्लाह ताला इतना बोझ नहीं पड़ेगा। और ये ही स्ट्रैटेजी है। और ये टफ टाइम इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ग्लोबल लेवल पे है। और ये मैं समझता हूं कि आपको भी कम्युनिकेट करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि हुकूमत अपना प्ले पार्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। हुकूमत इस वक्त मैं समझता हूं कि मैक्सिमम अपनी, जिसे कहते हैं ना, जोर लगा रही है कि किसी न किसी तरीके से वल्नरेबल को ना नुकसान हो। एक बिजली की कीमत पे बात बता दूं, ये बिजली की कीमत बढ़ी, एक तो इंडस्ट्रियल उस पर नहीं है बढ़ी, और दूसरी जो 200 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं उन तक भी नहीं बढ़ रही। तो इसमें जो बहुत वल्नरेबल है उसको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और ताकि इंडस्ट्रियल पे ना पड़े तो उनकी जो अशिया है जो बनाते हैं वो महंगी ना हो। तो ये भी एक कोशिश की गई है इसमें। तो ये मेरे ख्याल से सराहना चाहिए। अभी भी हुकूमत जो है काफी अपने ऊपर जुल्म कर रही है एक तरीके से, क्योंकि उनके पास गुंजाइश नहीं है। आलमी मार्केट में भी आपको पता है महंगाई है, यहाँ पे भी हमारे पुराने लॉसेस इतने ज्यादा खड़े हुए, हर तरफ से जो है आगे खाइए पीछे शेर है, लेकिन फिर भी मैनेज कर रहे हैं चीजें, बहुत बड़ी बात है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल असलम मौजूद थे और बता रहे थे कि महंगाई के क्या रीजंस हैं। एक आम आदमी के लिए महंगाई इस वक्त सबसे बड़ा इशू है, और इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि महंगाई पे कैसे कंट्रोल पाया जाए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।